बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। आज हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 10 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। इसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। वो कहते हैं व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क। पहली बात में उसने पूछ लिया भाई, पहली लाइन में व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क। तो वर्क वो हमसे पूछ रहे हैं, तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि एक तो वर्क इज रिक्वायर्ड। अब किस चीज के लिए वर्क जी? That must be performed to freeze 1 gram of water। जो मैस दिया हुआ है वाटर का 1 ग्राम। आप जानते हैं कि ग्राम जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि आप इसको ले आए केजीज में, तो ये बन जाएगा 0.001 किलोग्राम्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। लो जी, ये टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। इसे मैं T2 कह देता हूं क्योंकि लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है ये। प्लस इसमें मुझे 273 ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं इसको केल्विन में ले आऊं, तो ये तो बनेगा 273 केल्विन। उसके बाद वो कहता है बाय मींस ऑफ रेफ्रिजरेटर टेक द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अच्छा, बाहर जो सराउंडिंग है जो गर्म होगी डेफिनेटली, उसका टेम्परेचर उसने दिया, उसे मैं T1 बोलूंगा, और वो है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद 273 ऐड करने के बाद 310 केल्विन। तो भाई अब वो कहते हैं हाउ मच हीट इज पास्ड ऑन टू द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग में कितनी हीट जो है वो भेजनी पड़ेगी अगर आपने बर्फ में कन्वर्ट करना है वाटर को। तो Q1 जो है, जो अमाउंट ऑफ हीट जो हम सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ये पूछ रहा है। और यहाँ पर एक और चीज उसने दी हुई है, वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी हो तो उसको बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से कितनी हीट निकालनी पड़ेगी ताकि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या फिर आप यूं उल्ट भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 1 ग्राम बर्फ हो तो उसमें कितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी 1 किलोग्राम बर्फ को ताकि वो पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसकी वैल्यू मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि 3,36,000 जूल्स पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये डाटा मैंने सारा लिख दिया। अब हमें वर्क निकालना है और Q1 निकालना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जितना पानी है उसको बर्फ बनाने के लिए कितनी हीट उसमें से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ये वाली, ये तो वो हीट है जो 1 किलो अगर पानी हो तो उसको बर्फ बनाने के लिए। हमारे पास तो 1 किलो पानी नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 1 ग्राम वाटर है ना। तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो हीट निकालनी पड़ेगी, यानी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला जो आप लोग 10th में पढ़कर आए हैं, और वो है MHF। HF क्या है? 1 किलो पानी को बर्फ बनाने के लिए जितनी हीट निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय M क्या है? जितने किलो आपके पास है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो हीट आ जाएगी जो रिक्वायर्ड है। M जो है वो मैस है, वो आपको मैंने बताया 0.001, और HF जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो है 33600। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा 336 जूल्स। लो भाई, ये वो हीट है जो बेसिकली हमें उस पानी में से निकालनी है, तब जाकर वो बर्फ में कन्वर्ट होगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा जब हमने रेफ्रिजरेटर की थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पर हम लोगों ने एक क्वांटिटी पढ़ी थी जिसका नाम था कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कूलिंग, और उसका फॉर्मूला जो है वो भी हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, जो कि था T2 ओवर T1 माइनस T2। अब T2 जो है वो हमारे पास 273 है, ओवर T1 माइनस T2, T1 310 है, और उसमें से T2 माइनस करेंगे तो 273 माइनस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 273 डिवाइडेड बाय 310 माइनस 273, यह आ जाएगा 37। इसको डिवाइड करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कूलिंग जो है रेफ्रिजरेटर के लिए, वो हमारे पास आ गया है 7.38। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर भी टेम्परेचर है नीचे भी टेम्परेचर है, तो सेम यूनिट्स होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा था इसी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कूलिंग को लिखने का एक और तरीका भी था हमारे पास, और वो था Q2 ओवर W। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो कितना है 7.38। Q2 भी हम लोगों ने बिगिनिंग में फाइंड आउट कर ली थी, वो 336 थी।
और W इधर आ गया। अब W को उस तरफ ले जाते हैं तो 336 डिवाइड बाय 7.38, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आया 45.5 जूल्स, यानी वर्क हमारे पास आ गया 45.5 जूल्स। तो दो चीजें हमें कहा हुआ था और उनमें से एक चीज यानी कि वर्क हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब आप लोग जानते हैं कि W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 और हमें तो Q1 फाइंड आउट करना है, तो Q1 इधर रखते हैं, ये Q2 जो माइनस है उधर जाकर W में ऐड हो जाएगा। अब W हमारे पास है 45.5 प्लस Q2 जो है वो 336 था, तो इसको ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हीट आ जाएगी 381.5 जूल्स। तो Q1 भी आ गई और W भी आ गया और ये दोनों चीजें ही हमें मालूम कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है और इसमें क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है। नाउ स्टेटमेंट पढ़ता हूं, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। लो अभी पहली ही लाइन में इसने बता दिया कि मालूम क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी। आपको पता है एंट्रोपी का जो सिंबल होता है वो S होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी का सिंबल होगा डेल्टा S। कब? व्हेन 10 किलोग्राम ऑफ वाटर, सो मास इज गिवन 10 kg और सही यूनिट है kg में ही होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है व्हेन 10 किलोग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री। तो पहला टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, जिसको मैं 273 ऐड करके केल्विन्स में ले आऊंगा, तो ये 363 केल्विन आ जाएगा। फिर दूसरा जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और मैं इस 100 डिग्री सेल्सियस को भी 273 ऐड करके 373 केल्विन में ले आऊंगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर उसने दिया, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है हमें चेंज इन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो हम यहां पर ही चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आपको मालूम है T2 माइनस T1 होगा। T2 373 है, T1 363 है, तो हमारे पास आंसर आएगा 10 केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4180 जूल्स पर मोल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का जो सिंबल है वो C है और इसकी वैल्यू आ रही है 4180 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा जी, अब जरा देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को देखना कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा अगर हम लोग चाहते हैं एंट्रोपी का चेंज फाइंड आउट करना। तो उसके लिए आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो है डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा Q, कितना हीट चेंज हुई डिवाइडेड बाय किस टेम्परेचर पर चेंज हुई। तो पहले तो हमें हीट और फिर वो टेम्परेचर दोनों फाइंड आउट करने हैं। डेल्टा Q तो फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि हीट का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था CM डेल्टा T। अब C जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है विच इज 4180, M जो है जितना मैस पानी का है और वो है 10 kg, और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, इसलिए मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था वो कितना है 10। तो देखिए जी, ये तो आंसर आ जाएगा सिंपल, इतने जूल्स। तो डेल्टा Q निकाल दिया मैंने। अच्छा, अब T टेम्परेचर, आप कहेंगे सर टेम्परेचर तो दिया हुआ ऊपर, लेकिन अगर आप गौर करें तो T1 और T2 दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर फिर हमें एवरेज निकालना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक वैल्यू आए टेम्परेचर की। तो T जो है वो फिर T1 और T2 दोनों टेम्परेचर्स का एवरेज लेंगे। एवरेज आपको पता है कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दो पे तकसीम करते हैं। T1 कितना है जी 363, T2 कितना है 373 और इनको ऐड करके दो पर तकसीम करेंगे। तो जरा देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो हमारे पास एवरेज टेम्परेचर आया 368 केल्विन।
नाउ स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू भी आ गया और टी भी आ गया, और यही दोनों चीजें रिक्वायर हैं अगर मैं एंट्रोपी फाइंड आउट करना चाहता हूँ। कोई मसला ही नहीं है, फॉर्मूला लिखे, डेल्टा क्यू कितना है 418,000 और टेम्परेचर कितना है, एवरेज टेम्परेचर 368 केल्विन। इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगी 1135.86 और यूनिट होगा जूल, क्योंकि ऊपर हीट आ रही है, नीचे टेम्परेचर केल्विन, तो जूल पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि 8th क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, मैं उनको अलग-अलग ही सॉल्व कर देता हूँ, ए, बी और सी का नाम दे देता हूँ। पहला पार्ट देखते हैं जी, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये वो एनर्जी है, ये वो हीट है जो उसने एब्जॉर्ब की है, तो डेल्टा क्यू 1176 ऑफ जूल्स है ऑफ हीट एट द सेम टाइम डज दिस अमाउंट ऑफ वर्क। इतना वो वर्क भी कर रहा है और वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं तो ये बन जाएगा 352.8 जूल्स। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी में चेंज यानी डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। अच्छा ये एक क्वेश्चन है, लेकिन आगे जो उसने बताया वो भी देख लेते हैं। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फिर क्या है दोबारा से इंटरनल एनर्जी का चेंज फाइंड आउट करें, ये नेक्स्ट पार्ट है। फिर मैं यहां लिख देता हूं कि डेल्टा यू दोबारा से फाइंड आउट करें, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो चेंज हो गई है, तो डेल्टा क्यू की नई वैल्यू है 1050 जूल्स। While 84 जूल ऑफ वर्क इज डन, लेकिन अब जो वर्क हो रहा है वो भी चेंज हो गया है और वो है 84 जूल। अब थर्ड पॉइंट देखें, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर से कह रहा है इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, यानी वही बात उसने फिर पूछ ली है, लेकिन अब वो कह रहा है ऑफ द गैस इफ 210 जूल ऑफ हीट इज रिमूव्ड। अब ये देखें जरा ध्यान से देखें, क्या कहता है कि 210 जूल ऑफ हीट इज रिमूव्ड। अब ये हीट एब्जॉर्ब नहीं है बल्कि ये हीट रिमूव्ड, और आपको पता है हीट रिमूव्ड का मतलब क्या होता है, -210 जूल, यानी कि मैं नेगेटिव का साइन बीच में इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि हीट रिमूव का मतलब है सिस्टम से हीट जा रही है, और जब सिस्टम हीट जो है वो भेज दे यानी रिजेक्ट कर दे तो फिर आपको मालूम है इस सूरत में हम कहते हैं कि ये नेगेटिव हीट है। अच्छा, इज रिमूव्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो भाई जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको यूं देख लें कि वर्क डन में चेंज का फॉर्मूला था P डेल्टा V, ऐसे ही था ना। अब डेल्टा V क्या है, वॉल्यूम में चेंज, और वो बोल रहा है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, जब कोई चीज कांस्टेंट है उसमें चेंज कितना आता है, जीरो, तो हमारे पास वर्क डन में चेंज आ जाएगा जीरो। तो देखें एक ही न्यूमेरिकल है जिसको 3 दफा करना है, तो मैं जल्दी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करता हूं सब में। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि जब हीट आती है सिस्टम में डेल्टा क्यू, तो वो दो जगहों पर इस्तेमाल होती है, कुछ से वर्क डन किया जाता है और कुछ से इंटरनल एनर्जी बढ़ाई जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। हमें क्योंकि इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हम लिखते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यानी डेल्टा डब्ल्यू तो जाकर माइनस हो जाएगा। अब डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू है 1176 माइनस डेल्टा डब्ल्यू कितना है 352.8 जूल्स। देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 823 जूल्स, 823 जूल्स। उसके बाद देखिए यहां पर भी हमें डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूला दोबारा से ये अप्लाई कर देते हैं कि डेल्टा यू तो किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है यहां पर इस पोर्शन के लिए, पार्ट बी के लिए 1050 और वर्क डन कितना था 84 जूल्स था, तो हमारे पास ये आ जाएगा 966 जूल्स। तो यहां इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आया। उसके बाद सी पार्ट में देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा यू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, वही फॉर्मूला। अब डेल्टा क्यू कितना है
-210, ये इंपॉर्टेंट बात है, और वर्क डन तो था ही नहीं, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो -210 जूल होगा, जिसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी कम होगी, नेगेटिव साइन आ गया ना, जिसका मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फॉल करेगा, गिर जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स की तरफ फर्स्ट बोर्ड में और देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि सेकंड लास्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है इसको किस तरह से सॉल्व करना है, उसमें क्या डाटा गिवन है। बेसिकली इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं। कहते हैं एन आइडियल गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। फौरन से पहले इस टेम्परेचर को केल्विन में लेकर आएंगे, जिसके लिए हम 273 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 293 केल्विन। एंड अ प्रेशर ऑफ 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल्स, तो प्रेशर दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल, स्टैंडर्ड यूनिट में दिया हुआ है तो एज इट इज रहने देते हैं। इज इन अ कंटेनर हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, अच्छा वॉल्यूम 1 लीटर है, लेकिन आपको मालूम है 1 लीटर यानी लीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, क्योंकि मीटर क्यूब वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है, उसके लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर की जगह जो यूनिट आ जाएगा वो मीटर क्यूब आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.001 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। अब देखें 2 पार्ट्स हैं इस न्यूमेरिकल के जो हमें करने हैं। नंबर 1 में वो कह रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, ए पार्ट कह रहा है, बल्कि ये नीचे लिख देता हूं। तो ए पार्ट के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, यानी एन फाइंड आउट करना है। अच्छा बी पार्ट में वो क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। बी पार्ट में वो क्या कर रहा है कि द गैस पुशेस अगेंस्ट अ पिस्टन एक्सपेंडिंग टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, एक नया वॉल्यूम दे दिया। अब पुराना वॉल्यूम क्या था 0.001, जो नया वॉल्यूम है वो इसका ट्वाइस यानी डबल है, तो 0.001 का 2 टाइम्स ले लें तो ये तो बड़ा इजी हो जाएगा, 0.002 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, तो दिस इज द न्यू वॉल्यूम। While the pressure falls to atmospheric pressure, अच्छा जी प्रेशर जो है वो कम होकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आप लोग जानते हैं वो 1 atm होता है। अब वो कहता है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, अब जो नया टेम्परेचर है T डैश वो हमें मालूम करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई ना इससे नीचे वाली, ये एक्चुअली पार्ट बी के लिए यूज होगी, और ऊपर वाला जो गिवन डाटा है वो पार्ट ए के लिए यूज होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इस्तेमाल हुआ जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जो डाटा हमें गिवन है, ठीक है, उस डाटा में मैं एक चीज़ का इजाफा कर देता हूँ। यहाँ पर वैसे तो नहीं बताएगी, लेकिन वो आपको मालूम है कि पता होना चाहिए, वो है आर की वैल्यू, जनरल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो के की आर की वैल्यू जो है वो दी हो या ना दी हो वो तो डेफिनेट है कि आपको पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट जनरल गैस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है PV = nRT। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं ना ए पार्ट के लिए, तो n एक तरफ रखते हैं तो ये बन जाएगा PV/RT। P जो है वो प्रेशर है, प्रेशर आपको मालूम है 1.5 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। वॉल्यूम ओरिजिनल था 0.001। R की वैल्यू मैं आपको बताया कि 8.314 है, और जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास 293 केल्विन। जी सारी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं 0.061, तो ये हैं उस गैस के मोल्स। तो हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। अब जरा देखते हैं कि बी पार्ट को किस तरह से सॉल्व करना है। मजे की बात है कि सेम फार्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे, यानी बी पार्ट के लिए फिर से PV = nRT। बट आप लोग जानते हैं कि बी पार्ट के लिए हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम है उसकी नई वैल्यूज हैं, ठीक है, तो मैं प्रेशर वॉल्यूम की जो नई वैल्यूज हैं वहां पर मैं डैश और डैश लिख देता हूँ। अब जरा देखिए हमें मालूम क्या करना है, टेम्परेचर मालूम करना है, तो T के साथ भी मैं डैश लिख देता हूँ। अब यहाँ बात नोट कीजिए, मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग जानते हैं 1 atm होता है, तो 1 atm बड़ी मशहूर वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिख दिया था। लेकिन आपको मालूम है अब मुझे ATM में पुट करना नहीं आंसर, क्यों? क्योंकि ATM जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, हमें ऐसा यूनिट चाहिए। आप जानते हैं एक ATM में
10 रेज टू द पावर 5 पास्कल्स होते हैं। पास्कल क्योंकि ऐसा यूनिट है तो हम वो पुट करेंगे। तो अब जरा देखिए, हमें क्योंकि टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर को एक तरफ रखते हैं, P डैश V डैश एक तरफ और N और R उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। P डैश जो है वो 10 रेज टू द पावर 5 है, V डैश जो है वो 0.002 है। न्यू वाला वॉल्यूम पुट करना है, वो जो ट्वाइस था, ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं, वो सिर्फ पार्ट ए में यूज हुआ। N नंबर ऑफ मोल्स है वो तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं 0.061 और R जनरल गैस कांस्टेंट है जैसे कि आपको मालूम है वो 8.314 ही होगा। आइए सारी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। लो जी बच्चों, टेम्परेचर आया है ऑलमोस्ट 394 केल्विन, क्योंकि इसमें टेम्परेचर केल्विन में ही पुट कर सकते हैं, जो आंसर आएगा वो भी केल्विन में ही आएगा। लेकिन अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए जी, हमारे पास आंसर है 121 डिग्री सेल्सियस। तो नया टेम्परेचर भी आ गया और नंबर ऑफ मोल्स भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स जरा इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या डाटा गिवन है। कहता है ब्लॉक ऑफ आइस एट 273 केल्विन, तो ये टेम्परेचर दिया हुआ है ब्लॉक ऑफ आइस का, is put in thermal contact with a container of steam at 373 Kelvin। अच्छा, जो स्टीम है तो 373 केल्विन पर जो है उसका टेम्परेचर है। इन दोनों को इकट्ठे थर्मल कांटेक्ट में लेकर आए। कन्वर्टिंग 25 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर। अब हमारे पास जो मैस दिया हुआ है वो है 25 ग्राम्स, जिसको हम डेफिनेटली 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम्स में ले आएंगे तो ये बन जाएगा 0.025 किलोग्राम्स। अब स्टूडेंट्स ये वो मैस है जो बर्फ का पानी बन गया, ठीक है जी, क्योंकि जब हम बर्फ के साथ स्टीम को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली इसके दो नतीजे निकलेंगे। एक, जो बर्फ का कुछ हिस्सा है वो पिघल कर पानी बन जाएगा और इसका दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि स्टीम का भी कुछ हिस्सा जो है वो ठंडा होकर पानी बन जाएगा, ठीक है। तो थर्मल कांटेक्ट में ये दोनों काम होंगे। अब वो पूछ क्या रहा है, तो हम यहां लिख देते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड ये है कि फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द आइस। ये पहली चीज है, चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। डेल्टा S1 आइस की चेंज इन एंट्रोपी। फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द स्टीम, स्टीम की चेंज इन एंट्रोपी। फिर फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी का चेंज ही फाइंड आउट करना, तो फार्मूला तो एक ही इस्तेमाल होगा। मैं आपको याद करवाता हूं, फार्मूला क्या था, डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा Q ओवर टेम्परेचर। मसला ये है कि अगर आप देखें कि हमारे पास जो डेल्टा Q यानी हीट है वो हमारे गिवन डेटा में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हीट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस सारे चीज में एक और डाटा भी गिवन था, लेकिन वो मैंने आप लोगों के सामने पहले लिखा नहीं क्योंकि वो हमारी स्टेटमेंट में नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो क्या है। आपको मालूम है जब पानी पिघलता है यानी बर्फ से पानी बनता है तो इस दौरान एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है जो कि 3,36,000 जूल्स पर किलोग्राम होती है। इसका आसान मतलब यह है, अगर आपके पास 1 किलोग्राम बर्फ का हो तो उसको मुकम्मल तौर पर पानी में पिघलाने के लिए इतनी हीट रिक्वायर होती है, इतनी एनर्जी चाहिए होती है। अब जरा देखिए, अगर आप चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर के साथ साथ हीट होनी चाहिए, लेकिन हीट नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम हीट फाइंड आउट कर लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि डेल्टा Q जो हीट है वो M इंटू HF के बराबर होगी। अभी मैंने आपको कुछ एक दो न्यूमेरिकल पहले भी बताया। अब मैस कितना है, जितना वो मैस जो बर्फ का पानी में कन्वर्ट हुआ है वो तो 25 ग्राम यानी कि 0.025 kg है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो हमारे पास 3,36,000 है। तो आइए जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 8400 जूल्स। जी बच्चों, अब हीट आ चुकी है तो अब हम बड़ी आसानी से ये तीनों चीजें फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेल्टा S1 फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा S1 का फार्मूला तो वही होगा ना, डेल्टा Q ओवर T।
लेकिन अगर आप याद करें तो डेल्टा S1 जो है वो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइस है, और आइस जो पानी में कन्वर्ट होगी तो वो जो टेम्परेचर होगा वो तो 273 केल्विन था, क्योंकि उसने बताया कि आइस जो है वो 273 केल्विन पर पानी बनेगी। तो हमारे पास डेल्टा क्यू मैं निकाल चुका हूं 8400 जूल्स, और जो टेम्परेचर है केल्विन में वो आइस का पानी में कन्वर्ट होने का जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी इन आइस आ जाएगी 30.8 जूल पर केल्विन अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। अब जरा देखते हैं जी, हम लोगों ने डेल्टा S2 भी फाइंड आउट करनी है। सेम फार्मूला लगेगा, डेल्टा S2 बराबर होगा डेल्टा क्यू ओवर टी। यहां तो मैंने T1 यूज किया था टेम्परेचर ना, लेकिन अब डेल्टा S2 क्या है, डेल्टा S2 जो है वो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ स्टीम है। तो स्टीम जब ठंडी होकर पानी में कन्वर्ट होगी, जब वो बर्फ के करीब आएगी तो ठंडी होकर पानी में कन्वर्ट होगी, ये सब कुछ होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि स्टीम तो 100 डिग्री पर होती है, जिसे हम 373 केल्विन कह सकते हैं। तो इसका मतलब जौन सा टेम्परेचर यहां पर यूज होना है वो T2 है। तो डेल्टा क्यू के बारे में आप लोग जानते हैं 8400 है, मगर अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, आपको मालूम है जब स्टीम की हम बात करते हैं, जब स्टीम ने ठंडे होना है तो 8400 जूल वो एनर्जी नहीं जो उसको देनी है, उसने तो ठंडा होना है, तो ये वो एनर्जी है जो स्टीम लूज करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू जो है वो एनर्जी होगी जो स्टीम लूज करेगी। तो फिर अब इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, और टेम्परेचर T2 जिस पर वो एनर्जी लूज करेगी वो है 373 केल्विन। अब जरा देखते हैं हम इसको डिवाइड करके, तुम्हारा आंसर है 22.52 जूल पर केल्विन। नाउ स्टूडेंट्स, ये डेल्टा S1 आया है, ये डेल्टा S2 आया है, ठीक है जी। और आप देख रहे हैं कि ये चेंज एंट्रोपी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या होता है कि बेतरतीबी यानी डिसऑर्डर बढ़ेगा। और आपको मालूम है जब बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट होगी तो इस दौरान जो है वो डिसऑर्डर बढ़ेगा। लेकिन डेल्टा S2 जो है अगर आप देखें तो ये नेगेटिव साइन था, मैं लिखना भूल गया, दोबारा लिख देता हूँ, ये नेगेटिव आ रही है, और इसका मतलब नेगेटिव का मतलब है कि एंट्रोपी में डिसऑर्डर जो है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। एंट्रोपी नेगेटिव आई है तो इसका मतलब डिसऑर्डर कम होगा, और आप लोग जानते हैं जब स्टीम जो है वो वाटर में जाएगी तो उसमें डिसऑर्डर कम होगा। लेकिन अब वो कहता है कि ओवरऑल कितना एंट्रोपी चेंज है। ओवरऑल से मुराद है कि हमारे पास यूनिवर्स में कितना एंट्रोपी चेंज आई है, तो एक सिस्टम में है, ये दूसरे सिस्टम में, तो टोटल कितना है। तो डेल्टा S3 फाइंड आउट करना है, उसका बड़ा आसान तरीका है, आप टोटल निकालना है तो दोनों एंट्रोपी चेंजेस को ऐड कर दो। पहली एंट्रोपी चेंज थी 30.8, दूसरी एंट्रोपी चेंज थी -22.52, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी +8.28 जूल्स पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फाइनल आंसर, और आप देख रहे हैं जो हमारी फाइनल चेंज इन एंट्रोपी है वो पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो डिसऑर्डर ही बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।